हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर है आपका लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन के ऊपर। तो आपके सिलेबस में बेसिकली दो लॉज पढ़ना है। एक है आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ और एक है आपका लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो आज जो मेरा लेक्चर है इसी दो पॉइंट्स के ऊपर है। तो हम बारी बारी से लॉस को देखेंगे और उसके पीछे जो मैथमेटिकल चीज़ें जो हैं जो आपको समझना चाहिए कि कैसे होता है और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो वो चीज़ें भी मैंने आज आपको वीडियो में डाला है, आज के वीडियो में, और उसका एक मैथमेटिकल प्रूफ है। तो उसका भी मैं आपको, वो मैंने मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो लिख करके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। मैं आपको वो प्रूफ समझा दूंगा और अगर उस प्रूफ में कोई इशू हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये है, एक वर्ड है द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने के पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है वो केवल इल्यूमिनेशन के लिए ही नहीं, वो किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात करते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2/r², शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th के फिजिक्स में, साइंस में, वहाँ भी नीचे में r² आता है ना। तो ऐसा, और अगर हाँ, और अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ना, वो है कि Q1 Q2/r², यही है ना। ऐसे ही करके एक्सप्रेशन है, आगे में आपका कांस्टेंट आ जाता है। तो उसी तरीके से आपका इल्यूमिनेशन में भी ये चीज़ लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो लाइट को रेडिएट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो लाइट को ऐसे रेडिएट कर रहा है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहता क्या है, उसके बाद हम इसके मैथमेटिकल में जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास सरफेस जो है वो इस तरीके का है कि एक सरफेस जो है वो ऐसा है, ठीक है, एक सरफेस हमारा ऐसा है, और जो दूसरा सरफेस है ना, वो आपका ऐसा है। जो, और ये दोनों सरफेस S1 है और सरफेस S2 है, ये दोनों सरफेस जो है वो आपका सेम सॉलिड एंगल बना रहा है ऑन सेंटर, यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि ये ठीक है, और इसी को आप आगे ऐसे बढ़ाते चले जाइए, ऐसे करके, और इस वाले को नीचे ऐसे बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये हो गया पॉइंट, ये आपका पॉइंट हो गया जो आपका लाइट रेडिएट कर रहा है। और अब हम इस पे दो सरफेस बनाते हैं। एक सरफेस हो गया आपका इसी को लेकर के ऐसे, ये, और दूसरा सरफेस जो है आपका वो है आपका इस तरीके का। ठीक है, ये ऐसे, और ये दोनों सरफेस जो है आपका सेम सॉलिड एंगल बना रहा है सेंटर पे। अब सॉलिड एंगल क्या है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है कि सॉलिड एंगल क्या होता है, तो वो मैं आपको बना देता हूँ। जैसे ये आपका एक फ्रस्टम हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से आपका जो है वो फ्रस्टम हो गया, और ये जो है आपका अंदर में एंगल बनाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से आपका फ्रस्टम हो गया, और ये जो है आपका अंदर में एंगल बनाएगा। इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू या ओमेगा बोल लीजिए, और ये जो है आपका फ्रस्टम बना रहा है। ठीक है, तो कहने का, और अगर
इसका डिस्टेंस मान लीजिए R1 है और इसका डिस्टेंस जो है मान लीजिए कि R2 है। तो ये लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी किसी सरफेस की, है ना, एक लाइट के सोर्स से, क्या जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, अगर मान लीजिए एक सरफेस हमारा S1 ये है और एक सरफेस S2 है, तो कहने का मतलब ये है कि एट एनी पॉइंट ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना, ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सोर्स, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब क्या हुआ, ये प्लेन का परपेंडिकुलर तो ये हो गया ना, इसका परपेंडिकुलर इधर हो गया, इसका परपेंडिकुलर भी इधर हो गया, ये है आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एट एनी पॉइंट ऑन ए प्लेन ऑन ए परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ये जो आपका सरफेस है, ये सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है ना आपका, है ना। और ये जो आपका है, जैसे अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, जैसे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये सरफेस तो परपेंडिकुलर ही हुआ ना आपका। तो उसके बारे में कहा है कि अगर ऐसा कोई सरफेस है जो लाइन के परपेंडिकुलर अगर आप रखते हो और सेम सॉलिड एंगल बनाता है, तो जो आपका इल्यूमिनेशंस है वो आपका वेरी करेगा डी स्क्वायर से। डी को कहीं कहीं आर भी लिखते हैं, तो आर से रेडियस मत कंफ्यूज होइएगा, आर मतलब डिस्टेंस भी होता है, डी मतलब भी डिस्टेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे R1 R2 लिया है, आप इसको D1 D2 से भी समझ सकते हैं। तो वो जो है, जो इल्यूमिनेशंस है वो वेरी करेगा 1/r² से। और आप अगर R को D से रिप्लेस करना चाहते हैं, D से डायमीटर नहीं, D से डिस्टेंस हुआ, तो वो होगा E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द D², और यहाँ E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R²। मतलब कि जितना दूरी बढ़ेगा उतना R² के प्रोपोर्शनलिटी में कम हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम ये कहना चाहें तो अगर E1 का वैल्यू अगर I/R1² है, तो E2 का जो वैल्यू होगा वो होगा I/R2²। अगर हम E1 E2 का अगर हम E1 और अगर हम E2 का रेशियो निकालें तो ये होगा I/R1² This implies E1 by E2 is equal to R2²/R1²। आ गया ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना आपका, देखिए, ठीक है। तो इस रेशियो में ये होगा। तो ये है, इस पे एक छोटा छोटा अगर प्रॉब्लम अगर आ गया तो इसको ऐसे बना सकते हैं। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ यही कहता है कि किसी भी पॉइंट पर, है ना, एट एनी पॉइंट ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द प्लेन। अब इस सोर्स एंड द प्लेन का डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस होगा उसका इन्वर्स ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, उस प्रोपोर्शनल में वो इंटेंसिटी जो है आपका वेरी करता चला जाएगा। वेयर I इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन द गिवन डायरेक्शन। इसका एक छोटा मैथमेटिकल प्रूफ है, वो हम देखेंगे। देखिए, ये जो मैंने बनाया, एक एरिया A1 है, एक एरिया A2 है, इसको थोड़ा सा 3D में बनाया गया है, कुछ नहीं किया है, ये बस एक रोम्बस, मतलब समझ लीजिए कि आपका जो है एक स्क्वायर रखा हुआ है और उसके ऊपर आपने ऐसे कोन बनाना शुरू किया, चारों एज को, मतलब स्क्वायर रखा हुआ उसके ऊपर आपने चारों कोन से एज बनाना आपने शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये R1 है, ये R2 है, और ये ओमेगा जो मैं आपको बता रहा था, तो वो मैं आपको 2D में बता रहा था, ये आपका 3D में थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ है थोड़ा सा, ये मैंने खुद से किया है, मैंने पहले इसलिए कर लिया क्योंकि समझाने में टाइम न लगे ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं इतना लिखूंगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। हमने क्या माना कि इसी डायग्राम से ये जो मैंने प्रूफ किया है वो इसी डायग्राम से लिया है। तो इसमें देखिए S क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, R1 है A1 का डिस्टेंस,
A1 का डिस्टेंस जो है वो S से R1 है, A2 का डिस्टेंस आपका S से R2 है, और ओमेगा आपका सॉलिड एंगल है। तो इसी चीज़ को मैंने वहाँ लैंग्वेज में लिखा है कि हमने क्या किया है, एक S लिया है, एक पॉइंट सोर्स है, I आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट सोर्स है, उस पॉइंट सोर्स का ल्यूमिनस इंटेंसिटी I ले लिया हमने। A1 जो है आपका सरफेस एरिया 1 है, A2 जो है वो आपका सरफेस एरिया 2 है, और R1 R2 क्या है आपका, जो है वो डिस्टेंस है एरिया A1 का, एरिया 1 का S से, और R2 है एरिया डिस्टेंस ऑफ एरिया 2 फ्रॉम S, ठीक है। और ओमेगा क्या है, या W जो समझिए सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय A1 एंड A2, ये हमने कंसिडर कर लिया। तो उसी फिगर को मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। अब टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स हमें पता है कि F इक्वल टू होता है I इंटू डब्ल्यू। I है इंटेंसिटी, और ये W या ओमेगा समझिए ये है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। तो और E1 इक्वल, अगर हम ये, अब हमारे पास दो सरफेस है, अलग अलग सरफेस है ना, तो हम अलग अलग सरफेस का निकालते हैं। पहले हम E1 निकालते हैं, इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस A1, ब्रैकेट में लिखा है, तो इज इक्वल टू F यहाँ पे क्या है, फ्लक्स, और बाय A1 एरिया ऑफ A1। ये फॉर्मूला हमने पहले वाले लेक्चर को देखिए, उसमें समझ में आएगा कि F इक्वल टू A1 कैसे आया। तो इल्यूमिनेशन इक्वल टू होता है फ्लक्स बाय एरिया, और फ्लक्स यहाँ पे हम जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, I इंटू सॉलिड एंगल। तो हमने बस उस वैल्यू को 1 को यहाँ पे पुट कर दिया है, तो ये आ गया आपका I ओमेगा बाई A1, ठीक है। हमने बस आपका वैल्यू जो है उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, तो ये आ गया आपका I ओमेगा बाई A1। उसके बाद जो है, अब हमें पता है कि एरिया इक्वल टू होता है सॉलिड एंगल इंटू R1 स्क्वायर। ये भी आपको जो पहला लेक्चर है जिसमें हमने सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ा है, ये फॉर्मूला वहाँ से आया है। अब हम क्या करेंगे कि E1 इज इक्वल टू जो हमने यहाँ निकाला I ओमेगा बाई A1, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि आपका A1 की वैल्यू हम पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड R1। तो हमने क्या किया, A की जगह पर जो आप यहाँ पे A1 देख रहे हैं, ये A1 की जगह पे हमने ओमेगा R स्क्वायर 1 पुट कर दिया, और ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है, इस वाले पॉइंट से आया है, ठीक है। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपका I बाई R1 स्क्वायर। सिमिलरली आपका जो E2 है, E2 को भी हम इसी बेसिस पर हम ये लिख सकते हैं I बाई R2 स्क्वायर। तो अगर आप 3 और 4 को अगर आप देखिए, तो आपका जो E2 है वो I बाई R2 स्क्वायर हमने लिखा, और अगर आप 3 और 4 को देखिए तो क्या लगता है, I तो अगर आप देखिए E1 इज इक्वल टू I बाई R1 स्क्वायर, और E2 इक्वल टू I बाई R2 स्क्वायर। तो I तो आपका कांस्टेंट है, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट का इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है, वो अपने तो कांस्टेंट से जनरेट कर रहा है ना वो, तो उसको हटा करके हम ये लिख सकते हैं कि E1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर एंड E2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R2 स्क्वायर, या फिर E1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर एंड E2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर, है ना। E1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर एंड E2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर, वेयर I इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, जो कि किसी भी लाइट का है। और इन जनरल अगर हम इस तरीके से देखें, तो अगर ऐसा हमारे पास नंबर ऑफ सरफेस हो जिसका सॉलिड एंगल सेम आ रहा हो, तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, और यही है आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो एग्जाम में अगर आपको आएगा, तो आपको अगर है तो ये डेरिवेशन कर दीजिएगा, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये नोट में मैंने ये लिखा है कि जो E1 E2 का यूनिट है वो ल्यूमेन पर यूनिट एरिया है, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट आपका ल्यूमेन में है, और आपका जो W है या ओमेगा है, ये आपका सॉलिड एंगल है स्टीरेडियन में। तो ये था आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जिसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, और मैंने आपको उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बता दिया, उसको कैसे समझ सकते एग्जाम में कैसे लिखना है। नेक्स्ट है आपका लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ।
ये डायग्राम अगर आपको बनाना है एग्जाम में तो बना लीजिए, वैसे कंपलसरी नहीं है, ये समझाने के लिए है आपको। तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ ये कहता है कि द इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द ल्यूमिनस फ्लक्स। अब इसको हम समझते हैं, द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द ल्यूमिनस फ्लक्स। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक बहुत छोटा सा, आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए, ये वाला जो है एक सरफेस हमने लिया S1 और हमने एक सरफेस लिया S2, ठीक है। अब वर्ड्स को पकड़िए, शब्दों को पकड़िए। द एंगल बिटवीन किसके बीच में? नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो नॉर्मल एट दैट पॉइंट मतलब नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ही तो हुआ। तो सरफेस S1 का नॉर्मल N1 है, ठीक है, और सरफेस जो आपका S2 है, सरफेस जो आपका S2 है उसका नॉर्मल N2 है। अब हम एंगल देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डायरेक्शन सबसे पहले, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ लुमिनस फ्लक्स। तो पहले सरफेस S1 का देखिए, पहले सरफेस S1 का देखिए। डायरेक्शन ऑफ लुमिनस फ्लक्स इधर है, नॉर्मल का डायरेक्शन इधर है ना। लुमिनस फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो भी इधर है और आपका नॉर्मल का डायरेक्शन भी इधर है। दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल नहीं है, ठीक है। लेकिन S2 के केस में डायरेक्शन ऑफ लुमिनस फ्लक्स इधर है, ये मैं लिख देता हूं, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, इसको आप लुमिनस फ्लक्स लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी क्या है, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, आपका इधर है। और इस केस में देखिए, जो नॉर्मल का जो एंगल है, नॉर्मल जो है वो N2 आपका इधर है। तो ये एंगल हो गया आपका थीटा, है ना। तो ये इस एंगल के बारे में बोल रहा है, ये वाला जो एंगल है ना थीटा, इसका अगर आप कोसाइन ले लें, कॉस थीटा, तो इसके बारे में बात कर रहा है। पहले वाले केस में दोनों पैरेलल था इसलिए कोई एंगल नहीं था, दूसरे वाले केस में कुछ एंगल है। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई भी रैंडम सरफेस हो, कोई भी आर्बिट्री सरफेस हो जिसका कोई एक पर्टिकुलर एंगल हो इन द डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स के साथ, तो उसका जो इल्यूमिनेशन जो है वो आपका डिपेंड करेगा कोसाइन ऑफ द एंगल पे, ठीक है। यानी किसी भी, ये ई थीटा का मतलब है, ई थीटा मतलब हो गया आपका इल्यूमिनेशन, ई थीटा हो गया आपका क्या, इल्यूमिनेशन एट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। और आपका ई जो है वो क्या हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। ई हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन। तो मैक्सिमम तभी होगा जब नॉर्मल होगा। इस केस में देखिए, केस नंबर 1 में बिल्कुल 100% है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम है तो थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 1। मैक्सिमम वैल्यू कॉस की कब होती है? जब थीटा 0 होता है। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, ई थीटा इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और जैसे जैसे आप कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो है थीटा का वैल्यू जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो ऐसे ये वेरी करता है। अब इसको हम इसका तो ये सरफेस मैंने आप करके आपको बता दिया, ये मैंने ड्रॉ किया है, आप ये ड्रॉ कर लीजिएगा। ये जो चीज़ है मैंने क्यों लिखा मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं बताता हूँ। देखिए हमने क्या एज्यूम किया है कि E1 E2 हमने मान लिया कि इल्यूमिनेशन फॉर सरफेस S1 S2 है। हमने मान लिया कि दो सरफेस है, जैसे हमने इन्वर्स वाले में माना था वैसे यहाँ भी हमने लिया दो सरफेस है S1 S2, उसका इल्यूमिनेशन है E1 E2, ठीक है। मैंने लिखा है E1 इक्वल टू I बाई R स्क्वायर, I बाई R स्क्वायर हमने लिखा है। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, अब है ना। डिस्टेंस जो है इस सरफेस का डिस्टेंस, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करें तो डिस्टेंस सेम है। हम जो है सरफेस को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं,
सरफेस को वहीं रख के घुमा रहे हैं, समझ रहे हैं। एक होता है कि सरफेस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उस टाइम पे आर आपका वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सरफेस ऐसे है, फिर आपने ऐसे कर दिया सरफेस को, फिर आपने ऐसे कर दिया, तो डिस्टेंस जो है, क्योंकि लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो डिस्टेंस तो अप्रोक्सीमेटली आर हमेशा बराबर ही रहेगा, है ना। इसीलिए हम यहाँ पे E1 इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है आपका अगर हम हाँ, तो आपने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा इल्यूमिनेशन इक्वल टू फ्लक्स बाय एरिया, एफ बाई ए पढ़ा होगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा है आई बाई आर स्क्वायर। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने छोटा सा यहाँ मैथमेटिकल आपको इंटरप्रिटेशन दिया है। ई इक्वल टू होता है एफ बाई ए, ठीक है। ई इक्वल टू होता है एफ बाई ए, और एफ इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू सॉलिड एंगल, ठीक है। इंटेंसिटी इंटू सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, ए बाई आर स्क्वायर, जिसको आपने पढ़ा होगा ए इक्वल टू डब्ल्यू आर स्क्वायर। उसी को मैंने अलग तरीके से लिखा है यहाँ पे, डब्ल्यू इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वल टू आई बाई है, आई है यहाँ पे, ठीक है। एफ इक्वल टू आई ओमेगा बाई ए रखा हमने, यहाँ पर जो है हमने ये रख दिया। और अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह पर ए बाई आर स्क्वायर रखेंगे। तो जैसे रखोगे नीचे में डिनोमिनेटर में ए आएगा, ए कट जाएगा, तो आई बाई आर स्क्वायर बचेगा, इसलिए इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से। लेकिन हाँ, अगर E2 की अगर हम बात करें, E2 की बात करें तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि हम बात करें इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल के डायरेक्शन में अब आई नहीं रह गया, है ना। नॉर्मल के डायरेक्शन में जो है अब आपका आई नहीं रह गया, अब ये हो गया, बन गया आपका आई कॉस थीटा। क्योंकि अगर आप देखिए, मैं बताता हूं कैसे है, आपका आई इस डायरेक्शन में है और आपका एन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये थीटा है। तो N2 के डायरेक्शन में अगर आई का कंपोनेंट तोड़ोगे तो आई कॉस थीटा आएगा ना। अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में, तो इसको अगर तोड़ोगे तो आई कॉस थीटा ही आएगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए ये बन गया आपका आई की जगह पर आई कॉस थीटा बाई R2 स्क्वायर बन गया। अब आई बाई आर स्क्वायर क्या है, यहाँ देखिए, आई बाई आर स्क्वायर आपका E1 है ना। तो हमने इसकी जगह पे E1 पुट कर दिया, तो E2 इक्वल टू E1 कॉस थीटा। अब हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इल्यूमिनेशन मैक्सिमम होता है, तो हमने इसको कर दिया, इसलिए E1 इक्वल टू ई मैक्स होना चाहिए। अब ई मैक्स को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो E2 इक्वल टू ई मैक्स, और ई मैक्स एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ई मैक्स जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए E2 इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, और इन जनरल हम बोल सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें ये है आपका लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। है तो देखने में बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है टाइम थोड़ा सा मैंने दिया इसके ऊपर, क्योंकि बताने के लिए तो मैं इसमें बस यही बता सकता था कि इसको स्क्वायर होता है, ये होता है, लेकिन कैसे होता है, कहाँ से आता है, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप लोग टेक्निकल पर्सन हो, तो यू शुड नो अबाउट कि हाँ ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, मैथमेटिकली कहाँ से निकल के आ रहा है। तो इसलिए मैंने इतना करके बताया। एग्ज़ाम में आएगा तो आप ये कर दीजिएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर एग्ज़ाम में आता है तो, ठीक है। सो अगर कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।